मैं आपके सामने क्लासरूम से निकलकर अंतरिक्ष तक कैसे पहुँचे उसका एक घटनाक्रम बता रहा हूँ आपको। एक कहानी के जरिए बताऊँगा, कहानी के फ्लो में बोलूँगा, क्योंकि मंच पर बोलना एक बहुत ही कठिन काम होता है। तो मैं ये बोलकर ही अपनी हिम्मत जुटा रहा हूँ और अपनी बात को आगे रखता हूँ। मेरा विद्यालय का नाम तो सभी जानते हैं, शासकीय माध्यमिक विद्यालय मोठापुरा है। और मेरे यहाँ पर भी सभी वर्ग के बच्चे आते हैं, जिसमें कमज़ोर बच्चे बहुत ज़्यादा मुझे मिलते हैं, सामना करना पड़ता है उनका। और विद्यालय में कुल 70 बच्चे दर्ज हैं। अभी हमने पूर्व में कुछ शिक्षिकाओं के यहाँ पर दर्ज संख्या देखी, तो वहाँ पर कहीं पर बहुत ज़्यादा भी है, तो वहाँ पर भी काम हुआ है। और कम बच्चे हैं, वहाँ पर भी काम हुआ है। तो किस तरह से काम हुआ है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, आपके यहाँ भी तरीके अलग हो सकते हैं, तो मैं उसी काम को बता रहा हूँ। क्लासरूम में सौरमंडल का एक चैप्टर में डील कर रहा था विज्ञान विषय में। तो उसमें क्या था कि मैंने बोर्ड पर ग्रह नक्षत्र बनाए, ग्रह बनाए, सूर्य बनाया, परिक्रमण जो चक्र होता है वो बनाया और अच्छे से समझा रहा था। समझाने के बाद में क्या हुआ कि जब मैंने कुछ क्रॉस क्वेश्चन किए तो बच्चों ने कुछ ने जवाब दिए। मैंने पूछा बुध ग्रह कहाँ है, बताए ये रहा। दूर कौन सा है, पास कौन सा ग्रह है, कौन सा लाल ग्रह है, कौन सा नीला ग्रह है। जवाब लगभग वो दे रहे थे। दूसरे दिन फिर मैंने उसको थोड़ा रिकॉल किया, पूछा कि चलो बताओ कि मंगल ग्रह कहाँ पर है। तो उन्होंने बोला सर बोर्ड पे। बुध ग्रह कहाँ है, तो बोले सर ये बोर्ड पे सूर्य के पास में। मतलब मुझे उस समय फिर एहसास हुआ कि बच्चे जो है वो ग्रहों को बोर्ड पर ही समझे कि बोर्ड पर ही है। वो अच्छे से समझाए, लेकिन उनका जो कॉन्सेप्ट था, जो समझ थी, वो बोर्ड तक ही रही। फिर मुझे लगा कि मुझे इसमें कुछ और काम करने की ज़रूरत है। फिर क्योंकि टीएलएम हम जो है शिक्षक के लिए एक अस्त्र की तरह कार्य करता है, तो सौरमंडल का टीएलएम बनाने का प्लान किया। उससे पहले रिवर्स में सर मैं चाहूँगा कि आप रिवर्स करें इसको। ये जो चैलेंजेस थे कि जो मैं आपको बता रहा था, उन्होंने बताया कि बोर्ड पर है, तो कुछ चैलेंजेस ये है कि नाम और ग्रहों की स्थिति वो ठीक से समझे नहीं। कभी किसी को बुध ग्रह पास बता देते थे सूर्य के, कभी शनि ग्रह को पास बता देते थे। फिर ग्रहों के आकार की समझने की भी एक चुनौती थी। विज्ञान में जो ग्रह है उनमें उनके व्यास और त्रिज्याएं और ये सब लिखी है, इतना बड़ा है, इतना एरिया है, इतनी परिधि है उसकी। तो वो कॉन्सेप्ट बच्चों को इतना समझ में नहीं आता, क्योंकि गणितीय गणनाएं आंकड़े होते हैं। तो वो उनकी प्रॉब्लम थी। दूसरा है कि सौरमंडल की कार्यप्रणाली कैसे होती वो नहीं समझ पा रहे थे। वो यही देख रहे थे कि बोर्ड के ऊपर होता है, बनता है सौरमंडल। सर नेक्स्ट। तो फिर अब योजना बनेगी किस तरह से इस पर काम करें। तो पहले तो चित्रों के माध्यम से उन्हें पेंटिंग बना के उनको बताया गया, आगे आएंगे उसके फोटोग्राफ्स। फिर सौरमंडल के मॉडल बनाए गए। उसके बाद में कुछ गतिविधियां करवाई गई सौरमंडल से संबंधित। फिर ग्रहों का प्रत्यक्ष अवलोकन भी करवाया कि हम बिना अपने टेलीस्कोप से भी हम उन ग्रहों को देख सकते हैं। अब ये जो है, फिर इसके बाद में कुछ उल्काओं की बारिश भी होती है, कुछ खगोलीय घटनाएं भी होती है। कुछ निश्चित महीने होते हैं, उस समय पे उल्काओं की बारिश भी होती है। उल्काएं ऊपर से गिरते हुए, चमकते हुए दिखती है, और एक आधी नहीं रहती, बहुत सारी हजारों में रहती है वो। फिर इसके बाद में कुछ सूरज के अवलोकन के लिए सोलर चश्मों की व्यवस्था भी की गई। तो हम इसको आगे देखते हैं कि चरणबद्ध तरीके से समझते हैं कि क्या क्या किस तरह से इस पर काम किया एक सौरमंडल के चैप्टर को लेकर। ये टीएलएम बनाने की प्रक्रिया हुई। पहले तो मैं खुद बना रहा था। टीएलएम बनाना भी एक अपने आप में कला होती है, उसमें बहुत लॉजिक लगाना पड़ता है। यदि अकेला व्यक्ति बना रहा है तो उसे बहुत मेहनत लगती है, सोचना पड़ता है, माइंड को स्थिर करना पड़ता है, तब जाके वो टीएलएम, यदि वर्किंग टीएलएम है तो वो बन पाता है। तो इसमें बच्चों को शामिल किया। जो भी टीएलएम बनाने में प्रॉब्लम आती थी उसमें उनके आइडियाज़ लिए। तुरंत आइडियाज़ भी आए हैं, देरी से आइडियाज़ भी आए हैं, और एक प्रकार से एक वर्किंग सौरमंडल का मॉडल बना। क्योंकि ये बैटरी से नहीं बना है, इसे हाथ से घुमाकर आप इधर घुमाओगे और वो जो सौरमंडल का जो सिस्टम है वो इधर घूमेगा। तो ये भी अपने आप में एक कठिन काम था, जिसको मैंने और बच्चों ने मिलकर इसको हल किया। कुछ टीएलएम में कुछ बारीकियां थी, इस तरह से आप देख रहे हो, इसको हम समझा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें ध्यान में है। मैं इनसे ये जो मैं बता रहा हूँ, मैं समस्या उन्हें बता रहा था कि देखो हमने सौरमंडल को तो घुमा दिया, अब ग्रह भी अपनी कक्षाओं में घूमते, अब इसको कैसे घुमाओगे। तो उस पर हम लोग काम कर रहे थे, तो उसका हल भी निकला, और उन बच्चों की मदद से वो ग्रह भी अपनी अपनी जगह पर घूमे। बस केवल यहाँ घुमाना है, तो यहाँ पूरा सिस्टम सौरमंडल भी घूमता है और वो ग्रह भी अपनी जगह पे घूमते हैं। इस तरह से वर्किंग बनाया बिना बैटरी के।
सर नेक्स्ट, फिर ये तो था टीएलएम वाला। अब इसको और आगे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत महसूस हुई। कुछ बच्चों को अभी भी डाउटफुल था, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, जो स्लो लर्नर थे उनको अभी भी वो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, भूल रहे थे। तो फिर उसको फिजिकल रूप से एक व्यास वगैरह के हिसाब से, एक नाप नप्ती के हिसाब से मैदान पर हमने उसको डिज़ाइन करा और बच्चों को खड़ा किया, सबको अपना अपना एक एक नाम दिया, प्लेनेट का नाम दिया। क्योंकि उस समय मैं बहुत व्यस्त था तो मैं फोटोग्राफ्स वो उस एरिया की नहीं ले पाया, बनाते हुए कुछ फ़ोटो क्लिक की थी। तो इस प्रकार से सब बच्चों को खड़ा करके उसको सौरमंडल के कॉन्सेप्ट को समझाया गया। घंटी बजती, बच्चे घूमते, बोलते आप प्लेनेट बुध ग्रह घूमेगा, घंटी बजती बुध ग्रह घूमता है। इस तरह से कुछ अलग अलग तरीके से उनको समझाया। फिर सोचा कि अब ग्रहों का कॉन्सेप्ट कैसा, कि कौन सा ग्रह कैसा दिखता है, तो इसलिए एक पेंटिंग भी बनाई। कुछ मैंने टेक्नोलॉजी या बोले तो नेट का उपयोग भी किया, उनको दिखाया कि देखो बुध ग्रह वास्तव में इस तरह से दिखता है, मंगल ग्रह इस तरह से दिखता है। तो उस दिखाई देने वाले ग्रह के हिसाब से उनको पेंटिंग बनाई गई। क्योंकि मेरे यहाँ जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर दूर है। कहीं के यहाँ तो एंड्रॉयड मोबाइल भी बड़ी मुश्किल से एक दो के पास मिलेगा, यदि है तो उसमें डाटा नहीं है, नेट नहीं है। तो इन दूरियों को दूर करने के लिए शिक्षक बहुत ही एक फायदेमंद, बोले तो एक खुद अपने आप में एक इंटरनेट है, तो उसका उपयोग करके उनको ग्रहों के एक्चुअल रंग के हिसाब से उनको समझाया। सर नेक्स्ट, ये तो थी ग्रहों के बारे में बात। क्लासरूम में कुछ सवाल भी पूछे, सर सूरज कैसा दिखता होगा, सर इतना लाइट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाने का मौका मिलता है। विपनेट के साइंस क्लब भी मैंने चलाए हैं, तो मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं उसे लेता हूँ। तो वहाँ जाकर एक बड़े सेमिनार में मुझे ये चीज़ पता चली। तो मेरी एक आदत है कि मुझे जहाँ से भी जो नॉलेज मिलता है वहाँ से लेकर और इधर ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि नॉलेज को रखना वो भी खतरनाक होता है, तो उसे ट्रांसफ़र कर दे तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो ये सोलर चश्मों की कहानी। फिर इसके बाद में अब और बातें और चलती रही, सवाल आते रहे बच्चों के, करीब 15-20 दिन तक इस तरह से सवाल होते गए। उनके सवालों को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक भी पहुँचे कि एक शंकु यंत्र है, 6 फीट का व्यास वाला रहता है और इसमें करीब 1 फीट का एक इंस्ट्रूमेंट या एक रॉड लगा दी जाती है। तो ये पर्टिकुलर दिन पर यदि आप इसकी छाया को देखोगे, हर एक एक घंटे पर छाया को नोट करोगे, जैसे 22 दिसंबर है, 21 जून है, 23 मार्च है, 23 सितंबर है, ये इन दिनों में यदि आप करोगे तो जो इसकी छाया है वो उस शंकु यंत्र के कर्क रेखा पर से होकर गुजरेगी, विषुवत रेखा पर से होकर गुजरेगी, मकर रेखा के ऊपर से होकर गुजरेगी, ये पर्टिकुलर दिन पर। तो ये शंकु यंत्र का भी उनको अभी हमने 22 दिसंबर को अध्ययन करवाया, उन्होंने देखा। तो एक पृथ्वी का जो रेखाएं होती है वो भी वो कॉन्सेप्ट समझे, क्योंकि हम रेखाओं को तो ग्लोब में दिखा सकते हैं या फिर हम बोर्ड पे बता सकते हैं, एक्चुअल होते हुए दिखाना ये अपने आप में बच्चों की समझ को बहुत मजबूत करता है। सर नेक्स्ट, ये फिर ग्रहों के ऊपर है कि कुछ ग्रह जिन्हें ग्रहों का कंजक्शन कहा जाता है, कुछ ग्रह पर्टिकुलर समय पर पास पास आते हैं जिन्हें पहचानना बहुत ही आसान होता है। तो कुछ दुर्लभ संयोजन भी थे। एक बृहस्पति और शनि ग्रहों का संयोजन था जो 400 साल में एक बार हुआ, अब वापस 400 साल में होगा। मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो आप इसे 400 साल बाद में देख लेना। ऐसे ही बुध और शुक्र ग्रह का संयोजन है, ये 2-3 साल में रिपीट होता रहता है, इसे आप देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार के ग्रहों के संयोजन को बच्चों को दिखाया गया। अब ये संयोजन कभी शाम के समय हो रहा है, कभी रात को 9-10 बजे देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक मेरे लिए बहुत कठिन काम रहा कि उस समय रात को 9 बजे मुझे वहाँ पर मोठापुरा जाना है और बच्चों को दिखाना है। तो चूंकि अब मुझ में भी जिज्ञासा थी और जिज्ञासा को शेयर करना भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं फिर टाइम को नहीं देखता। तो वहाँ पर हमने रात में देखा इसको। फिर कुछ उल्काओं की बारिश होती है, जैसे हम लोग राशियों को देखते हैं, मिथुन राशि, कर्क राशि, ऐसे ही जो मिथुन राशि होती है जिसको इंग्लिश में जेमिनी बोलते हैं, तो मिथुन राशि आसमान में दिखती है, दिसंबर का समय रहता है, क्लियर दिखती है, ऊपर की तरफ रहती है वो। तो वहाँ से उल्काओं की बारिश होती है। समय है उसका रात के 11 बजे के बाद से शुरू होगा, 12 बजे से वो शुरू होती है और 1 से 1:30 बजे तक रहती है। अब ये रात का समय, ये चीज़ भी मुझे कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैं गया था तो वहाँ से मुझे मालूम पड़ी थी कि इस तरह का उल्का पिंड या उल्काओं की बारिश होती है। अब वो रात का समय 12 बजे जगना, जिज्ञासा बहुत थी, बच्चों को बताया, वो भी जगे रहे। मैं मोठापुरा में ही था,
रात के 12 बज रहे थे, 22 दिसंबर के पहले का समय था, लगभग 11 या 13 दिसंबर का समय था, भयंकर बहुत ठंड थी। तो उस ठंड में चूंकि जिज्ञासा इतनी थी तो ठंड मायने नहीं रखी, तो वो रात के समय वो उल्काओं की बारिश हमने होते हुए देखी। पहली बार मैंने भी देखी, बच्चों ने भी देखी। ये बारिश ऐसी होती है कि कंटिन्यू तारे टूटते हैं ना, इस तरह से कंटिन्यू तारे टूटते हुए दिखाई देते हैं। 1 मिनट में कम से कम 800 से 900 या 1000 तारे एक साथ टूटते हुए इधर उधर से उस जेमिनी मेटेओर शावर की तरफ से आते हुए दिखाई देते हैं। तो ये खगोलीय घटना को हमने देखा, बच्चों में और इंटरेस्ट बना और कुछ सवाल पूछे, तो मैं उनको यही कहूँ कि अब आप एक काम करो, किताब को पढ़ो, उसमें और आपको जानकारी मिलेगी। तो वो बुक से भी जुड़े और पूरी उन्होंने जो भी ब्रह्मांड से संबंधित थी, अंतरिक्ष संबंधित जो बातें थी किताब में लिखी थी, वो सब पूरी उन्होंने पढ़ ली, याद कर ली। फिर कुछ खगोलीय घटनाएं हुई थी कि एक ऐसा दिन आता है साल में, 2 दिन ऐसे आते हैं साल में जब हमारी परछाई शून्य हो जाती है या परछाई हमारी पैरों के नीचे आ जाती है, किसी भी चीज की परछाई नहीं बनती। वो दिन भर नहीं होता है, दोपहर में कोई सा एक समय होता है 12 बजे के आसपास का समय, उस समय वो परछाई हमें दिखाई नहीं देती। तो ये प्रयोग भी उन बच्चों के साथ में किया। प्रिंट मीडिया का भी बहुत बहुत इसमें धन्यवाद है, आभार है उनका कि वो भी इन बातों को आसानी से सब बच्चों तक पहुंचाने का या समुदाय तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये जो शून्य छाया दिवस जो रहता है, ये भी हमने उन बच्चों के साथ में शेयर किया। तो एक अच्छा खासा मोटा कॉन्सेप्ट उनको बच्चों को समझ में आया, अंतरिक्ष को लेकर और हमारे सौरमंडल को लेकर। फिर इसमें ये बाधा नहीं थी कि बच्चों को पढ़ते नहीं आ रहा है, सब जगह यही होता है या कहीं पर ये समस्याएं ज़्यादा होती है, पढ़ने या लिखने की प्रॉब्लम को हम लोग फेस करते हैं। तो वो तो प्रॉब्लम चलती रहेगी, लेकिन समझ की कॉन्सेप्ट वो बच्चों को होना चाहिए। बच्चा न लिख पाए लेकिन उसको वो बोल जरूर पाए, यदि ये हो गया तो भी हम 50% हमने बच्चों पर काम कर लिया। विज्ञान दिवस के अवसर पर विद्यार्थियों में सूर्य और सूरज की जो एनर्जी है उसको लेकर जिज्ञासा बनाने के उद्देश्य से हमने बच्चों को यह सोलर चश्मों की सहायता से सूरज का अवलोकन करवाया और ढेर सारी बातचीत करी। मैं नरेंद्र कर्मा, शासकीय माध्यमिक विद्यालय नटापुरा, सतुल नंबरा, विकासखंड खड़गपुर, मध्य प्रदेश। क्या दिख रहा है तुमको? कैसा दिख रहा है? देख रहे हो? बिना चश्मे के देख सकते हैं? क्यों नहीं? वापस नीचे करो, चश्मा उतारो, तेज रोशनी आती है। और ये क्या है? किसको देखने का चश्मा है? आज हमने क्या देखा है? सूरज। फिर से लगाओ, देखो। तो ये बहुत अच्छा लगता है जब सोलर चश्मे से सूरज को देखा जाता है। ये समझ मेरी क्या समझ रही इस पूरे कार्य के दौरान, ये केवल एक बॉर्डर रूम तक सीमित हो जाता सौर मंडल का जो सिस्टम है, लेकिन उसको हम बढ़ाते बढ़ाते कहाँ से कहाँ तक ले गए उसके बारे में छानबीन करते हुए और उसको उन सभी तरीकों को हमने उस एक विषय के ऊपर अप्लाई किया। तो मेरी जो समझ ये बनी कि विज्ञान को यदि व्यवहारिक तरीके से या प्रायोगिक तरीके से करवाया जाए तो बच्चों को वो चीज़ आसानी से समझ में आती है, उसमें लिखना उतना या पढ़ना उतना बाधक नहीं बनता, कॉन्सेप्ट समझ में उनको आता है। दूसरा है कि बच्चे सब स्वयं प्रयोग करते हैं तो वो सीखते हैं। बाकी पूर्व में भी शिक्षक साथियों ने जो है बताया है इनके बारे में कि वो सीखते हैं। फिर है एक चीज़ और है कि यदि आप विज्ञान के मॉडल बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने मॉडल बनाए हैं, तो उससे क्या होता है कि आपके जो सोचने समझने की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। मॉडल में एक के बाद एक समस्याएं आती है, आप उसको हल करने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। वही समस्याएं हमारी लाइफ में भी आती है, सिर्फ तरीका बदल जाता है। तो उस तरीकों को, उस समस्याओं को हमारी लाइफ में डील करने का हमें एक अलग से एक एनर्जी मिलती है और हम उस पर काम करते हैं। फिर है एक विषय को या एक टॉपिक को आप अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं, ये चीज़ें भी मैंने सीखी। फिर इसमें है कि विषय संबंधी जानकारियों को किस तरह से आप इकट्ठा कर सकते हो। जब भी मौका मिले कहीं बाहर जाने का, कि आपको वहाँ जाना है, उस सेमिनार में जाना है या उस कार्यशाला में जाना है, उस राज्य स्तर पर जाना है या जिले स्तर पर जाना है, तो वहाँ जाना चाहिए। वहाँ कुछ न कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो ये निरंतरता मैंने भी अपने अंदर रखी और मैंने कभी भी कहीं जाने से, कार्य सबके पास रहता है लेकिन मैं उन कार्यों को भी परे करके प्राथमिकता के आधार पर उन जगहों पर गया, तो उसका मुझे लाभ भी मिला और बच्चों को भी मिला।
फिर है कि अध्यापन जो कार्य होता है इसमें क्रिएटिविटी कैसे आती है, आप पढ़ाने के तरीके को किस किस तरीके से नया रूप दे सकते हो, ये सब चीज़ें मैंने इस टॉपिक के दौरान, इस कार्य के दौरान सीखी। बच्चों की समझ, अब ये जो किया इतना सब पूरा अंतरिक्ष को लेकर क्या समझ मिली, तो मुझे क्या प्रश्न बहुत सुनने को मिले बच्चों से, बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, तो वो जो है कब क्या और क्यों का वो प्रयोग करना सीख गए। इस दौरान बहुत सारे प्रश्न किए थे उन्होंने। फिर विषय आधारित प्रश्न पूछना भी उन्होंने सीखा। इसके बाद में सौर मंडल की कार्यप्रणाली को व्यवहारिक तरीके से तो वो सीख ही गए, आगामी कक्षाओं के लिए भी वो तैयार हुए, क्योंकि इसका विस्तृत रूप उनको 9th 10th 11th 12th में मिलता है। ग्रहों की दिशा, पिंड होते हैं, त्वरण होता है, वेग होता है, ये सब चीज़ें वो फेस करते हैं। तो ये एक तैयारी, उनकी पूर्व तैयारी थी अगली कक्षाओं के लिए। फिर बच्चों में एक अवलोकन क्षमता का भी विकास हुआ। अब चीज़ों को उस नज़रिए से देखते हैं, उसके गुण धर्म के बारे में सोचकर वो देखते हैं। फिर आपस में मिलजुल कर, चूंकि TLM बनाते हैं ना, तो वहाँ ये सब चीज़ें होती है, तो आपस में मिलजुल कर कैसे समस्या को सॉल्व करते हैं ये वो सीखे। फिर विज्ञान के मॉडल बनाने की एक क्षमता का भी उनके अंदर विकास हुआ। अब वो विज्ञान के अलावा कुछ और मॉडल भी बना सकते हैं, इस लायक वो हो गए। तो इस प्रकार से ये एक प्रयास रहा, एक टॉपिक से उठकर हम लोग आगे तक गए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।